हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का फिजिक्स का, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सीबीएसई में यही चैप्टर वेव्स में भी है, या सीबीएसई में यही टॉपिक सारे वेव्स चैप्टर में आते हैं, तो सीबीएसई के लिए वेव्स चैप्टर ही चल रहा है, समझ लो। महाराष्ट्र बोर्ड के लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी साउंड चैप्टर में तुमको 11th में हो चुका है। तो मैंने ऑलरेडी वेव्स के 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जहां इन जनरल वेव क्या होती है, प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, टाइप ऑफ वेव्स जो होते हैं, ये सारी चीजें वो सब हमने डिस्कस किया है। वेव का इक्वेशन डिस्कस किया है, तो उसके 2 लेक्चर्स के लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और यहाँ इस चैप्टर जब हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का बात करते हैं, तो यहाँ तुमको प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन से इतना ज्यादा मतलब नहीं है, बस उस इक्वेशन को यूज करके स्टेशनरी वेव का इक्वेशन निकालना होता है, ठीक है। और हमको देखना होता है कि प्रोग्रेसिव वेव का रिफ्लेक्शन वगैरह कैसा होता है। तो आज हम प्रोग्रेसिव वेव को डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोग्रेसिव वेव को डिटेल में समझेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज समझेंगे और उसके रिफ्लेक्शन के बारे में समझेंगे कि किसी मीडियम से अगर प्रोग्रेसिव वेव रिफ्लेक्ट होके आती है तो क्या चेंजेस आते हैं वेव में, क्या चेंजेस नहीं आते हैं, ये सारी चीजें हमको आज डिस्कस करनी है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी रिक्वेस्ट है मेरी तुम लोगों से, जब भी वीडियो अपलोड होता है तो देखने के बाद प्लीज डू वन थिंग कि इसको एटलीस्ट 1 या 2 लोगों के साथ शेयर कर दो वीडियो, वरना फिर यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो की जरूरत ही नहीं है। मतलब तुम लोग देख के चले जाते हो वीडियो तो तुम्हारे फायदा हो जा रहा है, बट फिर तुम लोगों को शेयर नहीं करो तो यूट्यूब को लगता है इस वीडियो की जरूरत नहीं है किसी को, तो वीडियो आगे किसी को पहुंचता भी नहीं है और व्यूज आते ही नहीं है। तो थोड़ा सा अगर हेल्प करोगे तो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज इट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। चलो, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम थोड़ा प्रोग्रेसिव वेव के बारे में बात करते हैं और फिर उसके रिफ्लेक्शन पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रोग्रेसिव वेव, देखो प्रोग्रेसिव वेव ऐसी वेव होती है जो मीडियम में मूव करती है, हमेशा मूव करती रहती है, उसी को हम प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। तो इस वेव का हमने इक्वेशन वगैरह ऑलरेडी डिराइव करके रखा है। इक्वेशन आता है y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। ये एक ऐसी प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है जो पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। सो दिस वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली वेव का ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन कैसे आता है ऑलरेडी मैंने वेव्स के लेक्चर में डिराइव करके रखा हुआ है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, यहाँ टैग भी किया होगा लिंक, वो लेक्चर देख लेना तो वेव इक्वेशन समझ में आ जाएगा। अगर हाँ तुमको वेव इक्वेशन समझने में इंटरेस्ट है तो, नहीं इंटरेस्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम तुमको क्या होगा कि जब तुम क्वेश्चन वगैरह न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे, अगर वेव इक्वेशन कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है नहीं पता है तो। वैसे ही अगर कोई वेव नेगेटिव एक्स में जा रही है तो उसका इक्वेशन होता है a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स, एंड दिस इज इक्वेशन फॉर अ वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स, ठीक है। तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी वेव। ये एक प्रोग्रेसिव वेव ऐसी है जो इस डायरेक्शन में चल रही है, वहीं पे ये एक प्रोग्रेसिव वेव ऐसी है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसे। तो ये फर्क है दोनों वेव्स में, ये इस वाली वेव का इक्वेशन और ये इस वाली वेव का इक्वेशन, ठीक है। आई होप इतना आइडिया तुमको लगा होगा, बेसिक सा आइडिया है। दो वेव जिस डायरेक्शन में चलेगी उस हिसाब से उसका इक्वेशन आएगा। हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये नोट डाउन कर लेना पॉज करके। हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं और उन प्रॉपर्टीज के साथ हम कंटिन्यू करेंगे इसका रिफ्लेक्शन। तो आज हमारा लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही है। इस चैप्टर में सारी चीजें जो है ना स्टेशनरी वेव से रिलेटेड है, ध्यान देना। तो स्टेशनरी वेव समझने के लिए ये सब इंट्रोडक्शन जरूरी है। हम पहले समझेंगे कि वेव रिफ्लेक्ट कैसे होती है, क्योंकि 2 प्रोग्रेसिव वेव मिलके एक स्टेशनरी वेव बनाती है। तो अभी हम उस पर नहीं आ रहे, अभी हम पहले प्रोग्रेसिव वेव को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सो इट इज अ वेव विच travels in the medium continuously, okay? अच्छा, जब भी वेव मूव करती है तो होता क्या है, पहले एक चीज तुमको मैंने वेव के बारे में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल में, बट मैं यहाँ जस्ट रिपीट कर रहा हूँ कि वेव होता क्या है पता है। वेव इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ एसएचएम। बहुत सारे पार्टिकल्स जब एसएचएम परफॉर्म करने लगते हैं तो उसी को हम एक वेव बोलते हैं।
जैसे एग्जांपल के लिए ये रस्सी है, सपोज ये रस्सी है, इस रस्सी के एक पार्टिकल को मैंने एसएचएम कराया, मतलब रस्सी के एक एंड को पकड़ के मैंने ऊपर नीचे मूव कराया, तो तुम देखोगे जल्दी ही रस्सी में एक ऐसा वेव फॉर्म हो जाता है। ये रस्सी कुछ ऐसे दिखाई पड़ने लगती है ना। तुम सोचो जरा, ये रस्सी को देखोगे तो रस्सी ऐसे आगे जाती हुई दिखाई पड़ेगी, बट क्या सच में रस्सी आगे जाएगी क्या? नहीं, रस्सी आगे नहीं जा रही, खाली रस्सी के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अपने मीन पोजीशन से ऊपर नीचे का मोशन कर रहे हैं, सारे पार्टिकल्स। एवरी पार्टिकल ऑन अ वेव परफॉर्म्स एसएचएम। ये वेव का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हर एक पार्टिकल क्या करता है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। तो सारे पार्टिकल अपने मेन पोजीशन से, ये वो मेन पोजीशन है, इस पोजीशन से ऊपर नीचे मूव करते हैं। तो हमेशा हर पार्टिकल, सॉरी, एक टाइम पे हर पार्टिकल सेम जगह पे नहीं होगा। जैसे देखो, ये अगर मैं कोई एक इंस्टेंट या कोई सपोज जैसे एक टाइम इंस्टेंट देखूं, तो कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई पार्टिकल यहाँ है, यहाँ एंड सो ऑन। बट एक चीज कॉमन है कि सबका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो सेम है, ए। सबका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो क्या है, सेम है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है थोड़ा समझने के लिए वेव को। मैंने इसको एक तुमको वेव पूल एनालॉजी से समझाया था। जब तुम वेव इक्वेशन को देखोगे वीडियो, तो वहां पे बहुत डिटेल में समझाया है। तो इसके प्रॉपर्टीज लिखना हम चालू करते हैं। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, कर रहा हूं मैं भी। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। देखो क्या है प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल द पार्टिकल्स ऑन द वेव परफॉर्म SHM। अभी जो पिछला चैप्टर किया ना हमने ऑसिलेशंस, उसमें डिटेल में पढ़ा है SHM। तो सारे पार्टिकल्स SHM कर रहे होते हैं, ठीक है। SHM की कुछ स्पेशलिटी होती है। क्या स्पेशलिटी होती है? स्पेशलिटी ये होती है कि पार्टिकल रेस्ट पे नहीं आता है, मोमेंटरीली रेस्ट पे आता है। कब? जब वो एक्सट्रीम पे पहुंचता है, उसके पहले वो रेस्ट पे नहीं आता है। सो ऑल द पार्टिकल्स आर always moving except for when they reach to the extreme, they stop momentarily। अरे अगर एक्सट्रीम पे जाके रुकेगा नहीं तो वापस कैसे आएगा? तो एक्सट्रीम पे जाके उसको मोमेंटरीली रुकना पड़ता है। वो मोमेंटरीली बहुत छोटा टाइम होता है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स, यानी बहुत ही कम सेकेंड्स में, या सॉरी बहुत ही कम टाइम में वो वहां पे रुक के वापस आने लगता है। सो दैट रेस्ट इज मोमेंटरी, सो पे अटेंशन टू दैट। द थर्ड वन इज दैट पार्टिकल्स अटेन maximum velocity when or while crossing the mean position। mean position को क्रॉस करने के टाइम पे इनकी वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ये चीज हमने ऑसिलेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा। ऑसिलेशन में एक्सट्रीम पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 और मेन पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम। तो ये चीज याद रखना, ये सारे ऑसिलेशन की प्रॉपर्टीज ही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेट विथ सेम एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, सारे पार्टिकल्स सेम एम्पलीट्यूड, सेम टाइम पीरियड और सेम फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड मतलब क्या? मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ना। तो रस्सी पे एक पार्टिकल जितना ऊपर जा रहा है, सारे पार्टिकल्स भी मैक्सिमम उतने ही ऊपर तक जाएंगे, ठीक है। सो दे ऑल वाइब्रेट विद द सेम एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सबका टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सेम। बट particles have different phase। पार्टिकल्स का फेज अलग होता है। फेज मैंने बहुत डिटेल में एसएचएम में पढ़ाया है,
और इसके वेव इक्वेशन में भी पढ़ाया है। तो अब तुमको समझ में आ रहा होगा क्यों इम्पोर्टेंट है वेव इक्वेशन को जानना, क्योंकि चीजें डिटेल में पढ़नी है ना, डिटेल में पढ़नी है तो जरूरी है। बाय हार्ट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाय हार्ट करना है तो रट्टा मार लोगे ऑन द पार्टिकल्स ये एंड सो ऑन। बट अगर तुमको समझना है तो इसको मैंने डिटेल में कराया हुआ है। जैसे मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। अगर सपोज जैसे ये एक वेव है, ठीक है, ये एक वेव है, तो इस वेव पे किसी भी दो पार्टिकल का अगर मुझे फेज डिफरेंस निकालना है तो दो तरीके होते हैं फेज डिफरेंस निकालने के। इनका जो फेज होगा वो टाइम पे भी डिपेंडेंट होगा और डिस्टेंस पे भी डिपेंडेंट होगा, क्योंकि इक्वेशन क्या है, देखो इक्वेशन है a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। ये जो पार्ट है यही तो फेज है ना तुम्हारा, इसी को फेज बोलते हैं। तो ये फेज देखो टाइम पे भी डिपेंडेंट है और एक्स पे भी डिपेंडेंट है। ये तुम्हारा x और ये तुम्हारा y। तो ये जो तुम्हारा पोजीशन पार्टिकल का फेज है वो x और t दोनों पे डिपेंडेंट है। तो अगर मैं किसी एक पार्टिकल को ही कंसिडर करूं इसको, और इसका फेज अलग अलग टाइम पे देखना चाहूं, तो उसके लिए जो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आएगा डेल्टा फाई, दैट इज 2 पाई बाय t इनटू डेल्टा t। तो ये तुम्हारा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला व्हेन द टाइम इज डिफरिंग, व्हेन द टाइम इज चेंजिंग। और अगर मैं एक ही टाइम पे सारे पार्टिकल्स को देखूं तो एक ही टाइम पे किसी दो पार्टिकल के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा x। तो अगर मैं ये पार्टिकल को देख रहा हूं, सिर्फ ये पार्टिकल को देख रहा हूं, पोजीशन फिक्स किया मैंने अगर, तो दो अलग अलग टाइम पे अगर मैं इसका फेज देखना चाहूं तो फॉर्मूला ये है, टाइम का डिफरेंस है डेल्टा t का। और अगर मैं एक ही टाइम पे दो अलग अलग पार्टिकल का फेज डिफरेंस देखना चाहूं तो उनके बीच में अगर डिस्टेंस डेल्टा x का है तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला ये, ठीक है। ये सारी बातें हो चुकी हैं पहले, फाइन। तो फेज सबका अलग अलग होता है। ये फेज से रिलेटेड काफी डिस्कशन हुआ है, हम देखेंगे आगे भी चल के। तो फेज जरूरी है समझना, समझा हुआ है ये ऑलरेडी, बहुत कुछ करके तो तुमको समझाया है फेज, ठीक है। सो ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेट विद सेम एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, बट पार्टिकल्स हैव डिफरेंट फेज, फाइन, ठीक है। और क्या, एनर्जी इज transferred in the medium। जब भी वेव ट्रैवल करती है ना तो एनर्जी ट्रांसफर करती है, क्योंकि वेव खुद एक एनर्जी है ना, और वेव एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो वेव क्या ट्रांसफर कर रही है, एनर्जी। सो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द मीडियम विथ द वेव वेलोसिटी। वेव के वेलोसिटी से एनर्जी भी स्प्रेड होती है मीडियम में, बट there is no transfer of matter, यानी मीडियम के पार्टिकल्स कहीं नहीं जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि कोई एक वेव है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, सपोज रस्सी वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये रस्सी पे मैंने वेव बनाया, तो ये रस्सी कहीं नहीं जाती, रस्सी आगे नहीं जाती, रस्सी के पार्टिकल्स खाली ऊपर नीचे करते हैं, हमको वेव आगे जाती हुई दिखाई पड़ती है। तो वेव है क्या, वेव इज नथिंग बट द एनर्जी। तो एनर्जी आगे जा रहा है, पार्टिकल्स कहीं नहीं जा रहे। अरे एग्जांपल के लिए समझो, समुद्र है ना, समुद्र में भी वेव बनती है, समुद्र में भी लहरें बनती है, राइट। अगर सोचो कि अगर ये लहरें, हमको मालूम है समुद्र से लहरें आती हुई दिखाई पड़ती है कि नहीं, तो समुद्र में लहरें तो आती है ना, किनारे पे खड़े रहोगे तो लहर आ रही है। तो जब भी एक वेव तुम्हारी तरफ आती है, सी वेव, तुम अगर सोचो कि अगर सी वेव के साथ में समुद्र का पानी भी आए तो एक टाइम होगा कि पूरा समुद्र का पानी बाहर आ जाएगा, पर समुद्र का पानी बाहर नहीं आता है, समुद्र का पानी समुद्र के अंदर ही रहता है। तो एक्चुअल में चल क्या रहा है, एक्चुअल में चल ये रहा है कि एनर्जी वहां से यहाँ आ रही है, और एनर्जी वहां से यहाँ आने के प्रोसीजर में वाटर को ऊपर नीचे मूव कराते हुए आ रही है। तो हर जगह जहां एनर्जी पहुंच रही है वहां पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है पानी का, इसलिए पानी एक ऊपर नीचे जाता हुआ शेप दिखाता है तुमको, इसलिए तुमको एक वेव दिखाई पड़ती है, बट पानी बाहर नहीं आ रहा है एक्चुअल में एनर्जी बाहर आ रही है। अरे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, है ना, बात कर रहा हूँ तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव है, साउंड वेव कैसे ट्रैवल करती है, मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करते हुए। इमेजिन करो अगर मैं बोलूं और साउंड मेरा इस रूम से बाहर जाए, तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ के हवा के पार्टिकल्स भी बाहर चले जाते हैं। अरे अगर हवा के पार्टिकल्स बाहर जाने लगे मेरे बोलने से, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे पार्टिकल्स इस रूम से बाहर चले जाएंगे, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, पार्टिकल्स वहीं रहते हैं, पार्टिकल्स अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट ही करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स यहीं रहेंगे, बस एनर्जी आगे चली जाएगी, ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान से समझना। ओके, ये प्रोग्रेसिव वेव के प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से देखते चलो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, उल्टा ही लिख रहा हूं, 6, सो इट इज doubly periodic in nature। doubly periodic मतलब periodic in time and space। टाइम और स्पेस दोनों में क्या होती है वेव, पीरियोडिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोई एक प्रोग्रेसिव वेव अगर है तो ये एक फिक्स टाइम के बाद खुद को रिपीट करेगी और फिक्स डिस्टेंस के बाद खुद को रिपीट करेगी। जरा देखो ना, ये डिस्टेंस के बाद ये वेव क्या होने लगी, रिपीट होने लगी, और यहीं पे रुक के देखोगे तो एक टाइम के बाद ये फिर से रिपीट होने लगती है। तो वेव टाइम में भी खुद को रिपीट करती है और स्पेस में भी खुद को रिपीट करती है। आई होप तुमको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, प्रोग्रेसिव वेव के दो टाइप्स होते हैं। सो मैं बस टाइप में लिखा दे रहा हूं, तुमको डिस्क्रिप्शन तुमको ऑलरेडी पता है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। 2 टाइप के प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। पहला ट्रांसवर्स, है ना, दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल में थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ट्रांसवर्स में जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। जैसे ये स्ट्रिंग वाला वेव, ये स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट कर रही है तो वेव ऐसे जाती है बट पार्टिकल ऐसे चलते हैं परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन, ठीक है। सो पार्टिकल्स, आई होप ये दिखाई पड़ रहा होगा, पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक है। रफ ही कर देता हूं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये लिखते चलना साथ में, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। ये सब चीजें तुमको अगर पता होंगी तो तुमको वेव का आगे का पार्ट समझ में आएगा, जैसे रिफ्लेक्शन वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक एग्जांपल होता है साउंड। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो जब भी साउंड ट्रेवल करता है ना तो क्या करता है मालूम है, मीडियम के पार्टिकल्स को कंप्रेस या रिलैक्स करता है। जैसे ट्रांसवर्स वेव क्रस्ट या ट्रफ फॉर्म करती है। अब ये क्रस्ट या ट्रफ में अब तक मेरे मुंह से नहीं निकला क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, तुमने बहुत पहले से सुना हुआ है क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है। तो जैसे ट्रांसवर्स वेव क्रस्ट और ट्रफ फॉर्म करती है, वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन फॉर्म करती है। देखो ये क्या कर रही है, पार्टिकल को कभी कंप्रेस कभी रिलैक्स, मतलब पार्टिकल्स आगे पीछे जा रहे हैं और वेव भी आगे ही जा रही है। तो ये जो प्रोपोगेशन, ये प्रोपोगेशन इधर है और वाइब्रेशन भी इधर ही है, पैरेलल। सो यहाँ पे वाइब्रेशन कैसा है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सो तुम लिखोगे पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक है। तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो, सारी प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर लो। फिर हम कंटिन्यू करते हैं अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ दीज वेव्स। इनके रिफ्लेक्शन का बात करेंगे और थोड़ा सा सुपरपोजिशन के बारे में भी आज हम समझेंगे कि वेव का सुपरपोजिशन होता क्या है, एक्चुअल में दिखाई कैसा देता है, ठीक है। चलो ये नोट डाउन करो पॉज करके। ओके, नोट डाउन कर लिया था ना। नाउ वी विल बी सीइंग रिफ्लेक्शन ऑफ दीज वेव्स। ये वेव्स का रिफ्लेक्शन समझते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। हम दोनों वेव्स का रिफ्लेक्शन देखेंगे। कौन से दोनों, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। प्रोग्रेसिव वेव का ही रिफ्लेक्शन चल रहा है, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। नाउ पे अ क्लोज अटेंशन टू दिस। हम पहले करेंगे ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स कैसे रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर कोई ट्रांसवर्स वेव जाके हिट करती है एक सॉलिड मीडियम को, या बोल सकते हो डेंसर मीडियम को, तो रिफ्लेक्शन अलग टाइप का होगा। और वही अगर जाके किसी रेयरर मीडियम को हिट करती है तो वो रिफ्लेक्शन अलग होगा। सो फ्रॉम डेंसर मीडियम, ठीक है। हम पहले ये देखते हैं तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके कैसे वेव आएगी।
तो एग्जांपल के लिए देखो, इधर मैं यहाँ पे एक फिक्स रिजिड सपोर्ट ले रहा हूँ या रिजिड वॉल ले रहा हूँ। सपोज जैसे ये एक वॉल है, इस पे मैंने एक रस्सी को बांधा, ठीक है, ये रस्सी को बांधा और इस पे मैं एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करूंगा और ये ट्रांसवर्स वेव जाके इस वॉल से टकराएगी और फिर रिफ्लेक्शन होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं यहाँ एक छोटा सा ट्रांसवर्स बम्प प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। ये ट्रांसवर्स बम्प है क्या, बेसिकली क्रस्ट है ना, तो ये क्रस्ट ऐसे आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। इमेजिन करो मैंने ये रस्सी को ऐसे एक बम्प प्रोड्यूस किया आधा ऑसिलेशन देके, तो ये एक बम्प प्रोड्यूस हुआ और ऐसे ये बम्प जा रहा है, कुछ वेलोसिटी से जा रहा है। ये बम्प जाके यहाँ हिट करेगा। ध्यान देना, जब ये बम्प जाके यहाँ हिट करेगा तो ये पार्टिकल, सॉरी, ये वेव करती क्या है, ये वेव जहां जाती है पार्टिकल को एसएचएम कराती है ना। मैंने इस पार्टिकल को एसएचएम दिया आधा, तो वही आधा एसएचएम हर पार्टिकल को मिल रहा है, हर पार्टिकल आधा एसएचएम वही कर रहा है, बिकॉज दिस एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। मैंने कुछ एनर्जी दी आधा एसएचएम करा के, वही एनर्जी बाकी पार्टिकल्स को आधा एसएचएम करा ली। जब ये एनर्जी यहाँ पहुंचेगी तो इस वॉल के पार्टिकल को भी एसएचएम कराना चाहिए, बट वॉल का पार्टिकल तो फिक्स है ना, वॉल का पार्टिकल तो रिजिड है। तो वॉल का पार्टिकल जितना ये वेव इस पे एनर्जी लगाएगी ना, जितना ये वेव इस पार्टिकल पे फोर्स लगाएगी, उतना ही ये पार्टिकल इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लगाएगा इस पे। न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो क्या होगा मालूम है, ये जो क्रस्ट है ना, ये क्रस्ट एक ट्रफ बन के वापस आ जाएगा, ये क्रस्ट एक ट्रफ बन के वापस आ जाएगा। तो ये वेव कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी, रिफ्लेक्टेड वेव। ये रिफ्लेक्टेड वेव कुछ हमको ऐसी दिखाई पड़ती है, मतलब क्रस्ट एक ट्रफ की तरह रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी एक ट्रांसवर्स वेव डेंसर मीडियम को हिट करती है तो एक क्रस्ट ट्रफ की तरह वापस आता है, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा, अगर ट्रफ जाएगा तो पार्टिकल को नीचे ले जाना चाहेगा, तो पार्टिकल इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लगा के एक क्रस्ट वापस भेज देगा। तो ध्यान रखना, क्रस्ट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक एज अ ट्रफ। कब, जब हम डेंसर मीडियम से हिट कराते हैं ट्रांसवर्स वेव को। दूसरा केस, फ्रॉम रेयरर मीडियम। अभी इसको मैं लिख दूंगा, टेंशन मत लो। रेयरर मीडियम में क्या होता है, रेयरर मीडियम में देखो, अपने पास यही रस्सी है, इसी रस्सी पे एक बम्प बना के हमने भेजा और यहाँ इस बार क्या है, ध्यान देना, यहाँ इस बार रेयरर मीडियम है। तो रेयरर मीडियम के लिए हमने क्या लिया है, रेयरर मीडियम के लिए एक रिंग लिया है जो कि मासलेस है, ठीक है। एक मासलेस रिंग यहाँ पे कनेक्ट किया है ताकि जब ये एनर्जी यहाँ आए तो इस रिंग को मिले और रिंग साथ में ऊपर जाए, तभी तो रेयरर हुआ ना, फ्री है ये मूव करने के लिए। तो ये रेयरर मीडियम है। रेयरर के लिए अपने पास क्या है, यहाँ पे रिंग है। ये डेंसर मीडियम है, इसके लिए यहाँ पे क्या है, वॉल है, ठीक है, फाइन। तो देखो, जब ये क्रस्ट यहाँ पहुंचेगा तो इस रिंग को ऊपर ले जाएगा, तो ये रिंग ऊपर जाएगी साथ में और फिर रिफ्लेक्शन में वही क्रस्ट वापस आ जाएगा। तो ये कुछ होता है, ये कुछ होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम में। तो रेयरर मीडियम में क्रस्ट की तरह ही वापस आ जाता है, या क्रस्ट gets reflected back as a crust। थोड़ा कुछ चीजें समझ के रखना इसमें। जब भी वेव वापस आती है ना, तो वेव का इंटेंसिटी कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाता है। अरे कुछ एनर्जी यहाँ लूज होगा ना, कुछ एनर्जी यहाँ लूज होगा ना, इसीलिए ये वाला क्रस्ट देखो थोड़ा एम्पलीट्यूड में बड़ा है, ये वाला क्रस्ट थोड़ा सा एम्पलीट्यूड में छोटा है, बाकी और कोई बात नहीं है। जब भी वेव रिफ्लेक्ट होता है ना, तुम इसको ऐसे समझ लो, तुमने साउंड का रिफ्लेक्शन तो देखा होगा ना। अरे कहीं गए होगे, चिल्लाए होगे हिली एरिया में ना, अपना नाम तो चिल्लाया ही होगा, झूठ मत बोलो, अपना नाम नहीं चिल्लाया तो चलो ठीक है, किसी दोस्त का नाम चिल्लाया होगा। तो जब वो नाम रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, जिसको एको बोलते हो, तुमने साउंड चैप्टर पढ़ा ना, एको। तो एको है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव ना। तो जब भी साउंड किसी चीज से टकरा के वापस आता है तो उसका इंटेंसिटी सेम थोड़ी रहता है। अरे तुमने जितना जोर से चिल्लाया, अगर पहाड़ भी उतना जोर से तुम्हारे पास आवाज भेज दे तो तुमको तो लगेगा कोई है वहां पे जो चिल्ला रहा है जोर से। ऐसा नहीं होता, उसका इंटेंसिटी एकदम फेंट हो जाता है। तो जितना कोई चीज मीडियम में ट्रैवल करता है, जितना किसी चीज को स्ट्राइक करता है, उतना एनर्जी लूज करता है। तो रिफ्लेक्शन में हमेशा पार्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। रिफ्लेक्शन में हमेशा ये चीज होती है, पार्ट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट। यहाँ भी कुछ पार्ट लूज हो जाएगा, यहाँ भी कुछ पार्ट लूज हो जाएगा एनर्जी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, हाँ, क्रस्ट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक एज अ क्रस्ट, और ट्रफ तो ट्रफ के जैसे ही आएगा, ठीक है, फाइन। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्रस्ट ट्रफ बन जा रहा है ना। क्रस्ट और ट्रफ में फेज डिफरेंस होता है, कितने का, पाई का, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है।
क्रस्ट मतलब पार्टिकल कहाँ है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, या पार्टिकल जाना चाहता है पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। ट्रफ मतलब क्या, पार्टिकल जाना चाहता है नेगेटिव एक्सट्रीम पे। तो ऐसे दोनों पार्टिकल के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 का होता है। तो यहाँ वेव रिफ्लेक्ट होती है विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 180। यहाँ जीरो फेज डिफरेंस, यहाँ पार्टिकल सॉरी यहाँ वेव में कोई फेज डिफरेंस नहीं आता है। तो ये कुछ कंक्लूजन्स है, ध्यान से देख लेना। कंक्लूजन्स क्या क्या है, या सो क्रस्ट is reflected back as a crust and trough as a trough। क्रस्ट क्रस्ट की तरह रिफ्लेक्ट हो जाता है, ट्रफ ट्रफ की तरह रिफ्लेक्ट हो जाता है। फाइन। दूसरा, वेव इज रिफ्लेक्टेड back with a phase difference of pi radian। ठीक है, पाई रेडियन का फेज लेके वेव क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। whereas डेंसर मीडियम में क्या होता है, सॉरी रेयर मीडियम में क्या होता है, रेयर मीडियम में क्रस्ट और, अब मैं डायरेक्टली क्रस्ट और ट्रफ दोनों एक साथ लिख रहा हूं, क्रस्ट और ट्रफ is reflected back as a crust और trough respectively। क्रस्ट क्रस्ट की तरह वापस आता है, ट्रफ ट्रफ की तरह वापस आता है। ठीक है, एंड वेव इज रिफ्लेक्टेड बैक विथ नो फेज डिफरेंस, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, फाइन। तो ये तो समझ में आ गया कि चीजें चेंज क्या हो रही हैं और चीजें चेंज क्या नहीं होती हैं। तो ध्यान रखना, वेव का वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। ठीक है, वेव का वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है। तो इन दोनों ही केसेस में, या रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में, मैं यहाँ कॉमन चीजें लिख दे रहा हूं, वेव वेलोसिटी, टाइम पीरियड and frequency does not change। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में ये चीजें चेंज नहीं होती हैं और ये चीजें चेंज होती हैं। फाइन। और क्या, जरा इक्वेशन को समझ लेते हैं। जब अपने पास ये इक्वेशन, अगर मैं वेव का इक्वेशन बनाना चाहूँ तो ये पॉजिटिव एक्स में जा रही है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और इस वाले का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, ये साइन नीचे आ जाएगा, माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है वेव। ठीक है, तो ये माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स ऐसे समझ लो, या फिर ओमेगा टी, ध्यान दो इधर, माइनस के एक्स प्लस 180 यानी प्लस पाई। देखो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो ये अपने को मिलता है a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये एक वेव का इक्वेशन बनता है और यहाँ ये वेव का इक्वेशन बनता है। तो ये वेव जा रही है, ये वेव रिफ्लेक्ट हो रही है। बात समझ में, ये वेव जा रही है, ये वेव रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ क्या होता है, यहाँ सेम इक्वेशन रहेगा, यहाँ माइनस साइन रहेगा क्योंकि क्रस्ट ट्रफ की तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है, ट्रफ क्रस्ट की तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है। फाइन। और क्या बोल रहा था मैं, इसका इक्वेशन देखो, इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि इस तरफ जा रहा है। इस तरफ आने में फेज तो बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा और एम्पलीट्यूड भी सेम ही है, बस डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन के टाइम पे ये इक्वेशन आता है, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन के टाइम पे ये इक्वेशन आता है। ठीक है, ये पार्ट छोड़ दो, डायरेक्टली ये इक्वेशन ही पकड़ के रखो, क्योंकि यही हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव्स को रिप्रेजेंट करने के टाइम पे यही इक्वेशन हम यूज करेंगे।
ये सेम सारा कुछ ये सेम इक्वेशन का टाइप जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल वेव पे भी एप्लीकेबल होता है। मैंने वेव इक्वेशन बताने के टाइम पे बताया था कि ये जो इक्वेशन हम लिखते हैं ये सेम इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव का होता है हर टाइप के। तो दो टाइप के प्रोग्रेसिव वेव है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ये प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है, ध्यान रखना, ये ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन नहीं है। तो दोनों के लिए यही इक्वेशन लगेगा, ठीक है। ये इतना इंफॉर्मेशन लिख लो अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। अब हम करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। चलो ये मैं रफ करूं, ठीक है, मैं ये रफ कर रहा हूं एंड वी विल टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव का रिफ्लेक्शन। सेम वहां भी यही दो केसेस आएंगे, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम, ठीक है। बस फर्क क्या होता है, फर्क होता है कि वहां पे जो वेव है वो क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में नहीं बल्कि कंप्रेशन और रेरिफैक्शन के फॉर्म में ट्रैवल करती है, ठीक है। देखो इतना बोलना पड़ता है ना, कभी कभी बोलते बोलते रुक जाता है वो ऐसे लगता है पॉज हो गया अचानक से। ओके फाइन। सो अब इक्वेशंस एक बार तुमको समझ में आ गया है तो बार बार मैं इक्वेशंस देके तुमको डराऊंगा नहीं, और ये इक्वेशंस तुमको लिखने भी नहीं होते हैं, ध्यान रखना। अगर तुमको बोला कि एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम डेंसर एंड रेयरर मीडियम, तो तुमको कहीं इक्वेशन नहीं लिखना है। इक्वेशन मैंने तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए बताया है कि जब हम स्टेशनरी वेव्स पढ़ेंगे तो ये सेम कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पे रिफ्लेक्शन से ही दो वेव्स मिलेंगे हमको, तो वहां इक्वेशन तुमको समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन ऐसे लिखा जा सकता है। सेकेंड है अपने पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। इसका भी दो केसेस, फर्स्ट फ्रॉम डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन मैं अब यहाँ पे बनाता हूँ, चलो, और चीजें यहाँ पे लिख दूंगा। तो डेंसर मीडियम के रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ये मेरे पास आया कंप्रेशन, ठीक है, ये कंप्रेशन है और ये रेरिफैक्शन है, फिर ये कंप्रेशन है, ठीक है, और ये वेव ऐसे इस तरफ जा रही है, यहाँ एक डेंसर मीडियम से आके क्या करती है, टकराती है। जब देखो कंप्रेशन डेंसर मीडियम से टकराएगा तो ये कंप्रेशन रेरिफैक्शन है क्या? कंप्रेशन इज बेसिकली वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर कंप्रेस्ड टुगेदर टुवर्ड्स ईच अदर, और रेरिफैक्शन जहां पे पार्टिकल्स रिलैक्स हो गए हैं। तो कंप्रेशन जहां चलता है वहां पार्टिकल्स को कंप्रेस करता है, तो ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये कंप्रेशन जाके वॉल को कंप्रेस करने का ट्राई करेगा, तो वॉल भी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लगाएगी, तो वॉल भी इसको कंप्रेस करेगी। तो ये वेव अगर कंप्रेशन गया है तो एक कंप्रेशन ही रिफ्लेक्ट हो जाता है लाइक दिस, और रेरिफैक्शन है तो रेरिफैक्शन ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ज्यादा चेंजेस नहीं आया है इसमें, फेज में भी चेंजेस नहीं आया है। कंप्रेशन गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक एज अ कंप्रेशन, रेरिफैक्शन गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक एज अ रेरिफैक्शन, ठीक है। वहीं अगर मैं रेयर मीडियम का बात करूं, सेकेंड फ्रॉम रेयर मीडियम, रेयर मीडियम का मतलब क्या होता है, रेयर मीडियम का मतलब होता है जो मीडियम फ्री होता है ना, जो मीडियम फ्री होता है। तो फ्री मीडियम को हम कैसे डिनोट करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे एक सपोज एक रबर पैड है, एक रबर की तरह है, या एक लूज सरफेस है, जहां पे वेव अगर कंप्रेस करेगी तो ये कंप्रेस हो जाएगा ऐसे, मतलब ये पीछे की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ अगर एक सपोज ये आया रेरिफैक्शन, है ना, और ये आया कंप्रेशन, तो ये कंप्रेशन अगर इस पे आ रहा है, इस वेव पे, सॉरी इस मीडियम पे अगर एक कंप्रेशन आके हिट करता है तो क्या होगा, ये कंप्रेशन इसको कंप्रेस कर देगा, इस तुम्हारे मीडियम को क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। तो ये कंप्रेस होगा तो बचेगा क्या, रेरिफैक्शन, तो रेरिफैक्शन वापस आता है। तो यहां से ये जब कंप्रेस हो जाएगा तो यहां आ जाएगा रेरिफैक्शन, ये उसके पहले का कंप्रेशन, तो कंप्रेशन रिफ्लेक्ट हो रहा है एज अ रेरिफैक्शन, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे लिख लेते हैं, और ऑफ कोर्स उल्टा हो जाएगा, रेरिफैक्शन रेरिफैक्शन गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक एज अ कंप्रेशन। तो ये चीज याद रखो, कंप्रेशन और रेरिफैक्शन को रिलैक्सेशन भी बोलते हैं, इज रिफ्लेक्टेड बैक एज अ कंप्रेशन और रेरिफैक्शन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर कंप्रेशन है तो कंप्रेशन वापस आएगा, रेरिफैक्शन है तो
रेरिफैक्शन वापस आएगा, ठीक है। वेव इज रिफ्लेक्टेड बैक विथ नो फेज डिफरेंस, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज अ रेरिफैक्शन, बड़ी गर्मी पड़ रही है यार, एंड रेरिफैक्शन इज रिफ्लेक्टेड एज अ कंप्रेशन, उल्टा होता है। क्या लगता है इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? अगस्त इंडिया में ही क्या पूरे वर्ल्ड में अब तक का ड्राइस्ट वेदर रहा है, या ड्राइस्ट मंथ रहा है अब तक का रिकॉर्ड, सबसे ड्राई मंथ रहा है अगस्त। सबसे ड्राई मतलब अब तक के हिस्ट्री में जितने भी अगस्त आए हैं, ये अगस्त सबसे ड्राई रहा है। आई होप तुम समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, मॉनसून धीरे धीरे ड्राई आउट होते जा रहा है। हाँ, हमारे ग्लोबल वार्मिंग कोई बात नहीं। हियर wave is reflected back with a phase difference of pi radian। वेव पाई रेडियन के फेज डिफरेंस से रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि कंप्रेशन रेरिफैक्शन बन गया ना, तो कंप्रेशन और रेरिफैक्शन में जो डिफरेंस होता है फेज का वो होता है 180 डिग्री का। जैसे क्रस्ट और ट्रफ में फेज डिफरेंस होता है 180 डिग्री का। ये नोट डाउन कर लो, वैसे तुमने नोट डाउन किया था ना ट्रांसवर्स वेव वाला भी, तो वो भी नोट डाउन कर लेना, नहीं किया है तो पीछे जाके कर लो, और ये भी नोट डाउन कर लो। फिर हम सुपरपोजिशन देखते हैं वेव्स का, ठीक है। ओके, नोट डाउन कर लिया था ना। अब ये चैप्टर का नाम ही टॉपिक का हेडिंग है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। देखो सुपरपोजिशन में तुमको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ, ध्यान देना। अभी हम इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, मैं बस तुमको अभी फिलहाल के लिए इसको फिजिकली एक्सप्लेन करूंगा कि होता क्या है वेव्स में, ठीक है। तो ध्यान देना जरा इधर। पहला केस लेते हैं हम, जब एक वेव का क्रस्ट जा रहा है यहां से, यानी ऐसे समझो कि एक वेव है जिसका क्रस्ट इस तरफ जा रहा है, और इसी रास्ते पे, इसी सेम पाथ पे अलोंग द सेम लाइन एक और वेव का क्रस्ट आ रहा है, लाइक दिस। ये एक और क्रस्ट है, ये एक और क्रस्ट है जो इसी तरफ आ रहा है। दोनों वेव्स क्या करेंगे, एक पॉइंट पे मीट करेंगी। तो जब ये दोनों क्रस्ट एक पॉइंट पे मीट करते हैं, ध्यान से समझो क्या बता रहा हूं, जब दोनों क्रस्ट एक पॉइंट पे मीट करते हैं तो होता कुछ ऐसा है कि ये वाला क्रस्ट और ये वाला क्रस्ट दोनों पार्टिकल को ऊपर ले जाना चाहते हैं। क्रस्ट क्या करता है, क्रस्ट पार्टिकल को ऊपर ले जाना चाहता है ना, तो ये क्रस्ट भी पार्टिकल को ऊपर ले जाना चाहेगा और ये क्रस्ट भी पार्टिकल को ऊपर ले जाना चाहेगा। इसको बोलते हैं कि वेव्स का जो सुपरपोजिशन है वो कंस्ट्रक्टिवली हुआ है। मतलब वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मतलब होता है वेव्स का मिलना, ठीक है। तो ये दोनों पार्टिकल जब मीट करेंगी तो दोनों क्रस्ट की वजह से पार्टिकल 2 गुना ऊपर चला जाएगा। मतलब ओवरऑल जो तुम्हारा इक्वेशन या ओवरऑल जो इस पॉइंट पे दिखाई पड़ेगा ना तुमको, वो ओवरऑल कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। दोनों वेव्स के क्रस्ट मिलके डबल द क्रस्ट बन गया है। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, यानी जहां पे दोनों वेव्स मिली तो उनका कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ है। ये क्रस्ट और ये क्रस्ट दोनों मिलके पार्टिकल को 2 गुना ऊपर लेके गए। यहीं पे इसका दूसरा केस होता है, दूसरा केस है जहां पे ये एक पार्टिकल, सॉरी ये एक वेव का क्रस्ट जो इस तरफ जा रहा है और ये इधर आ रहा था, ये इधर जा रहा है, ठीक है। और ये एक वेव का ट्रफ जो इस तरफ आ रहा है। अब ये क्रस्ट और ट्रफ जब इस पॉइंट पे मिलेंगे, ध्यान दो, तो ये क्रस्ट और ये ट्रफ, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, क्योंकि क्रस्ट पार्टिकल को ऊपर ले जाना चाहेगा, ट्रफ पार्टिकल को नीचे ले जाना चाहेगा। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और यहाँ जीरो डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेगा या जीरो डिस्प्लेसमेंट दिखाई पड़ेगा, पार्टिकल कहीं भी नहीं जाएगा।
इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। यही वर्ड तुम आगे के चैप्टर में जानोगे बाय द नेम ऑफ इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ओवरऑल मैं सुपरपोजिशन का एक आइडिया बता देता हूँ, एक जनरल प्रिंसिपल। वो ये कि अगर दो वेव्स हैं y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t माइनस kx एंड y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t माइनस kx। अभी फिलहाल के लिए मैं ये दो इक्वेशन दे रहा हूँ। ये दो वेव्स अगर मीट करती हैं एक पॉइंट पे, अपना जो वेव है ऑफ कोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये दो वेव्स अगर एक पॉइंट पे मीट करेंगे तो जो रिजल्टेंट y होता है वो y1 और y2 का वेक्टर सम होता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये मैथमेटिकल पार्ट हो गया, हम ये दोनों इक्वेशन को ऐड वाइड करेंगे, ठीक है। ये फिजिकल पार्ट है, एक्चुअल में क्या होता है। तो एक चीज समझो, वेव जहां भी जाती है पार्टिकल को क्या कराती है? ऐसे चलना, फाइन। क्रस्ट मतलब पार्टिकल को वेव कहां ले जाएगी? ऊपर की तरफ। ये भी क्रस्ट मतलब पार्टिकल वेव को कहां लेके, सॉरी वेव पार्टिकल को कहां लेके जाएगी? एसएचएम की तरफ। तो ऐसे समझो, ये वेव आई क्रस्ट लेके और पार्टिकल को ऊपर ले जाना चाहती है। ये एक और वेव आई जो पार्टिकल को ऊपर ले जाना चाहती है। ये भी पार्टिकल को ऊपर ले जाना चाहता है क्रस्ट, ये भी पार्टिकल को ऊपर ले जाना चाहता है। नाउ दे बोथ मीट एट अ पॉइंट। तो ये क्या करेंगे? दोनों पार्टिकल को डबल द एम्पलीट्यूड या दोनों के एम्पलीट्यूड के एडिशन जितना ऊपर लेके जाएंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम, पिछले चैप्टर में एक लेक्चर बनाया मैंने, कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम या कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम, वही टॉपिक से मैंने एक लेक्चर बनाया। जब दो एसएचएम्स कंबाइन होते हैं, ये एक वेव एक एसएचएम लेके आएगी, ये वेव एक एसएचएम लेके आएगी। तो जब भी दोनों एसएचएम्स कंबाइन होते हैं ना, कॉम्बिनेशन या कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है वो जब फेज डिफरेंस 0 का होता है, तो क्रस्ट और क्रस्ट में फेज डिफरेंस कितने का होता है? 0 का। तो फेज डिफरेंस जब 0 का होता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों एम्पलीट्यूड का एडिशन हो जाता है। अब तो याद आया होगा, इसीलिए दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड होके पार्टिकल दोनों के एम्पलीट्यूड के एडिशन जितना ऊपर चला जा रहा है। वहीं पे इसको हम बोलते हैं AR मैक्सिमम, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ये कब? जब फेज डिफरेंस इज 0, व्हेन डेल्टा फाई इज 0। वहीं पे जब फेज डिफरेंस क्या हो जाता है? फेज डिफरेंस जब 180 का हो जाता है, डेल्टा फाई इज 180, तो दोनों के एम्पलीट्यूड का सब्ट्रैक्शन। ये हमने कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम में पढ़ा है। दो एसएचएम, अगर ऐसे एसएचएम आए जो आउट ऑफ फेज हो 180 डिग्री, तो ये क्रस्ट वाला एसएचएम और ये ट्रफ वाला एसएचएम, दोनों में फेज डिफरेंस है 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का फेज की वजह से दोनों एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल। तो ऐसे समझो, ये एसएचएम पार्टिकल को ऊपर ले जाना चाहता है, ये एसएचएम पार्टिकल को नीचे ले जाना चाहता है। तो दोनों पार्टिकल को अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो पार्टिकल कहीं नहीं जाता है। एग्जाम्पल के लिए, ये पेन को मैं ऊपर भी उतने ही फोर्स से खींचू, नीचे भी उतने ही फोर्स से, तो पार्टिकल कहीं नहीं, पेन कहीं नहीं जाएगा। इस पेन को इस तरफ जितने फोर्स से खींचू उतने ही फोर्स से इस तरफ, यहां से भी फोर्स लगाऊं, तो ये टोटल डबल द फोर्स की वजह से मूव करेगा। बेसिक सा लॉजिक, वेक्टर एडिशन। क्या हो रहा है? वेक्टर एडिशन। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मतलब होता है वेव्स का वेक्टर एडिशन, वेव्स के इफेक्ट का वेक्टर एडिशन। जो भी वेव करती है ना किसी भी पॉइंट पे जाके, जो कि एसएचएम होता है, उसका वेक्टर एडिशन। बात समझ में आ गई? ये तुम्हारा सुपरपोजिशन का लॉजिक है। ये सुपरपोजिशन होता है एट द बेस लेवल। फिर इसी को हम मैथमेटिकली समझते हैं, स्टेशनरी वेव बनाते हैं और वो सब चीजें। तो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड आई होप तुमको सब कुछ समझ में आया होगा आज के लेक्चर में। कुछ डाउट्स है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट्स, मुझे कमेंट्स में बताओ बिंदास। एंड इसके नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो नोट्स भी रेफर करना। तुम्हारे बोर्ड्स का टाइम टेबल भी आ गया है, तो पढ़ाई जोर से चालू कर दो, ठीक है। तो आई सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।